एक ऐसा दिन जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। जनरल बिपिन रावत केवल भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख नहीं थे, वो केवल नए सीडीएस नहीं थे, वो जनता के जनरल थे। आज हमारी ओर से उन्हें श्रद्धांजलि। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत। जनरल बिपिन रावत एक ऐसी शख्सियत जिसके पास एक ऊंचा दर्जा था, सैन्य अफसर, एक जिनके तेवर इतने उग्र थे कि दुश्मन यह समझ जाता था दुश्मन कि अगर जनरल बिपिन रावत कुछ कहते हैं तो करके दिखाते हैं। उनकी ऊर्जा, उनकी रणनीतिक समझ, उनका साहस, उनका सामर्थ्य सब बिल्कुल अलग था, लेकिन दूसरे जनरल से उन्हें अलग बनाने वाला था उनका अंदाज, साफगोई, बिना किसी झिझक कर अपनी बात कहने का हुनर, खुद से मिलने वालों में घुल मिलकर उन्हें अपना बनाने का कौशल। अधूरी ख्वाहिशें लेकर चला गया जनता का जनरल। ख्वाहिशें थीं भारत के सैन्य ढांचे को नया चेहरा देने का काम जल्द पूरा करने की। ख्वाहिशें थीं 2.5 मोर्चों पर दुश्मन से लड़ते देश को नई ताकत देने की। ख्वाहिशें थीं भारत में आत्मनिर्भर रक्षा तंत्र खड़ा करने की। जनरल बिपिन रावत की उस मनहूस उड़ान की आखिरी पलों की तस्वीरें आ गई हैं। तस्वीरें एहसास करा रही हैं कि पल भर में कैसे भारत को बड़ा नुकसान हुआ है। கீழே சத்தம் போட்டாங்க, ஏதோ நெருப்பு பிடிக்குது, என்னமோ வந்து விழுந்துருச்சு, நெருப்பு பிடிக்குது, ஓடியாங்கன்னாங்க. அப்புறம் நான் இங்கேருந்து கீழே போய் பார்த்தா இதெல்லாம் எரிஞ்சிக்கிட்டு இருந்துச்சு. அப்புறம் நல்லா போய் கிட்ட பார்த்த உடனே தான் தெரிஞ்சு அது ஹெலிகாப்டர்னு. அது வரைக்கும் எங்களுக்கு அது ஹெலிகாப்டர்னு தெரியல. எங்களால முடிஞ்ச வரைக்கும் நாங்க போய் தண்ணி। जनरल को लेकर उड़े MI-17 V5 हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। सरकार ने ट्राई सर्विस इंक्वायरी गठित की है। एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह उस जांच टीम की अगुवाई करेंगे। उन परेशान करने वाले सवालों का जवाब हर किसी को चाहिए कि भारत का सबसे बड़ा सैन्य अफसर कैसे मौत के मुंह में चला गया। सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टर, सबसे बेहतरीन पायलट, वीवीआईपी प्रोटोकॉल से बंधी हुई उड़ान, फिर यह हादसा हुआ तो कैसे? एयरफोर्स के MI-17 V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में कुन्नूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अवशेष को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। एटीसी से संपर्क टूटने और फिर इस घटना की होने वाले कुछ मिनटों की कहानी बेहद अफसोसजनक है। सुलूर एयरबेस से उड़ान भरने वाले जनरल रावत के हेलीकॉप्टर ने कटेरी बर्लियार सेक्टर में ऊटी कोयम्बटूर हाईवे के ऊपर का रास्ता चुना था, जबकि उच्च सूत्रों के मुताबिक आमतौर पर वेलिंगटन जाने का हवाई रूट ऊटी कोयम्बटूर हाईवे के पश्चिम में पक्का सूरनमलाई के पश्चिम तरफ से होता है। हेलीकॉप्टर पक्का सूरनमलाई एयर ट्रैक से दूर उड़ा था। जनरल रावत का MI-17 V5 कुन्नूर से 7 किलोमीटर दूर क्रैश हुआ। कुन्नूर एयर स्पेस का इस्तेमाल करने के लिए मौसम का साफ होना जरूरी है। जनरल रावत के एयर स्पेस में आने से पहले नीलगिरी के ऊपर से 2 अन्य हेलीकॉप्टरों ने उड़ान भरी थी। हम अभी नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में हैं। यहाँ पे एक डिसलोकेशन का नाम है काटेरी, और यहाँ पे अभी लगभग वहाँ पे देख सकते हैं 100 मीटर को उधर वो है क्रैश साइट MI-17 V5 का हेलीकॉप्टर का क्रैश साइट। और जैसे जैसे आप देख रहे हैं वहाँ पे मिस्ट भी अभी कवर कर रहे हैं पूरा। यही तो यहाँ का प्रॉब्लम था। अभी ये लोकल रेसिडेंट्स जो वहाँ यहाँ पे थे वो बोल रहे हैं कि अराउंड 11:30 इन्होंने एक बहुत भयंकर साउंड बैंग जैसा कुछ उन्होंने सुना, और जल्दी पे वहाँ पे हेल्प करने के लिए गया था। उस वक्त ही उन्होंने देखा कि ये एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ थे। जनरल रावत सुपर एक्टिव सेनानायकों में थे। जनरल रावत कड़े तेवर, साफगोई और स्पष्ट रणनीति वाले थे।
जनरल रावत भारत के सबसे अहम सैन्य मिशन पर थे। बुधवार के हादसे के बाद भारत को उनके जैसी जिम्मेदारियां उठाने वाले शख्सियत चाहिए। पहले सीडीएस के तौर पर वो उस संस्था के नीति, नियम और परंपराओं के जनक भी थे। अगले सीडीएस की खोज बड़ी मुश्किल होगी, बड़ी भावनात्मक होगी। हैदराबाद से आशीष और नीलगिरी से प्रमोद रावत के साथ अभिषेक भल्ला, आज तक। बड़ी बात यह है कि भारतीय सेनाओं में कभी भी नेतृत्व की कमी नहीं रहती है। हमारे यहाँ हर एक अफसर एक ऐसा लीडर है जो मिसाल बन सकता है, लेकिन जनरल रावत की कमी बिल्कुल भी पूरी नहीं हो सकती है। उनकी शख्सियत ही कुछ ऐसी थी और इसीलिए आज समूचा देश शोकाकुल है। आपको हम बता दें 7:40 बताया जा रहा है कि पालम एयरपोर्ट पर दिल्ली में वो विमान लैंड कर सकता है जिसमें पार्थिव शरीर है सीडीएस जनरल बिपिन रावत का। C-130J सुपर हर्क्यूलिस विमान से लाया जा रहा है उनके पार्थिव शरीर को। सुलूर एयरबेस से 4 बजे उड़ान भर चुका है ये विमान और 7:40 तक इसके पहुंचने की संभावना है। चूंकि रफ्तार जो इस विमान की रहती है उस कारण इतना समय हम आपको बता रहे हैं। 4 बजे उड़ान भरने के बाद 7:40 जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे और ऐसी खबरें आ रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जा सकते हैं। और आज हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जुड़ रहे हैं, पूर्व डायरेक्टर जनरल हैं आप इन्फेंट्री के। एयर मार्शल अनिल चोपड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एयर मार्शल अनिल चोपड़ा रक्षा विशेषज्ञ भी हैं और मिराज 2000 के पायलट भी हैं। जनरल शंकर प्रसाद, अगर हम आपसे पूछना चाहें कि आप किस तरह से आकलन करते हैं इस नुकसान का, चाहे वो इंटीग्रेशन की बात हो, थिएटराइजेशन की बात हो, आत्मनिर्भर भारत की बात हो, रक्षा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बहुत जबरदस्त जोर था जनरल बिपिन रावत का। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जनरल बिपिन रावत तकरीबन 2 साल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे और इस दौरान में उनका सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्टिव यही था कि एक सिंगल पॉइंट एडवाइस टू द गवर्नमेंट वो दे सकें और उसके लिए इतना ज़रूरी था कि तीनों सर्विसेज को इंटीग्रेट किया जाए, जिसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में जॉइंटमैनशिप कहते हैं। सो हिज फर्स्ट टास्क वाज टू अचीव जॉइंटमैनशिप, अचीव अ सिंगल पॉइंट एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उसके बाद उनका ये कार्य था कि इस जो पोजीशन है इसको किस तरह से इवॉल्व किया जाए। जैसा आप सबको मालूम है गौरव की ये पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं और जब इस किस्म का सीनियर अपॉइंटमेंट सडनली बनता है, बड़ी मुश्किल से बना है। इसका आपको मालूम होगा कि 20-21 साल से प्रयास हो रहा था। मैं तो कहूँगा उससे ज़्यादा अरसे से प्रयास हो रहा था कि एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होना चाहिए। इतना अरसा लग गया, 20-25 साल लग गए इसको आने के लिए। जब ये आए हैं तो तब तक ये मालूम नहीं था कि एग्जैक्टली इनका चार्टर क्या होगा, ये कहाँ बैठेंगे, इनकी किस तरीके से इंटरेक्शन होगा। तो इन्होंने उस इंटरेक्शन को एक इमीडिएटली, जैसे ही ये 2 साल पहले 1 जनवरी को बने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो उन्होंने तुरंत अपनी जो रणनीति, जो अपनी स्ट्रैटेजी थी उसको सबके साथ शेयर किया, बताया। और इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये रहती है कि इनकी इनका इंटरैक्शन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ब्यूरोक्रेट्स के साथ कैसा रहेगा, इनका इंटरैक्शन पॉलिटिकल लीडर्स के साथ कैसा रहेगा, इनका इंटरैक्शन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के संग कैसा रहेगा, इनका इंटरैक्शन कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी में कैसा रहेगा, इनका इंटरैक्शन प्राइम मिनिस्टर से कैसा रहेगा, इनका सबसे बड़ा इंटरैक्शन सर्विस चीफ से किस तरह रहेगा जी। तो दिस इज़ नॉट एन ईजी टास्क, इट इनकम्पस्ड अ लॉट ऑफ पर्सनैलिटीज़। ये अपॉइंटमेंट वही कर सकता है जिसकी पर्सनैलिटी ऐसी हो कि वो सब जगह से अपना योगदान दे सके और उनका योगदान एक्सेप्टेबल हो। Whatever he says should be acceptable to people and जिससे कि सब एक साथ होकर चलें। आजकल की लड़ाई में ये बहुत ज़रूरी हो गया है, जो कि हमने कारगिल की लड़ाई में भी देखा, जो हमने उससे पहले भी देखा, कि जब तक कि तीनों सर्विसेज, जब तक कि पूरी सर्विसेज एक साथ जुट होकर काम नहीं करेगी, तब तक ये कार्य कोई सफल नहीं हो सकता लड़ाई के अंदर। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जब अगर हमें पूरी देश की शक्ति को इस्तेमाल करना है किसी ऑपरेशनल टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए, तो न केवल 3 आर्म्ड फोर्सेस बल्कि पॉलिटिकल लीडरशिप एंड वेरियस अदर एक्टिविटीज़ कम इन टू प्ले। इसमें एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं मैं आपको कि डोकलम में जो हुआ, आपने देखा कि उस समय बिपिन रावत साहब
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने एक विजन दिखाया, उन्होंने एक जॉइंट पेंटशिप की तजवीज़ बनाई। वो जॉइंट पेंटशिप क्या थी गौरव? वो जॉइंट पेंटशिप ये थी कि उन्होंने एक सेना की उतनी ही नफरी उसके सामने खड़ी कर दी चाइनीज़ की, जितनी चाइनीज़ की थी, जिसको मैं कहता हूँ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। उन्होंने डिप्लोमेसी को इसके संग शामिल किया, उसने फॉरेन मिनिस्ट्री को शामिल किया, उसमें इन्होंने प्रधानमंत्री को शामिल किया, पॉलिटिकल लीडरशिप को शामिल किया, उसमें ब्यूरोक्रेसी शामिल हुई। तो इन सब चीज़ को उनके निगरान नहीं हुआ, उनकी एडवाइस से हुआ। हालांकि ये सब हरकतें तो CCS में होती हैं, CCS की वजह से कार्रवाई हुई, लेकिन उस तरह में ये डिस्प्ले हो गया, ये सामने साबित आ गया कि जनरल बिपिन रावत का विजन क्या है, वो किस तरह से फ्यूचर वॉर्स को देख रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, वो किस तरह से अपनी योगदान देना चाहते हैं सरकार में टू अचीव नेशनल ऑब्जेक्टिव, वो डोकलाम में साबित हुआ। उसके बाद वेरी करंट एग्जांपल जो आपने और हमेशा नेतृत्व को इन चीजों से याद रखा जाएगा, चाहे 80 के दशक में जनरल सुंदर जी हो जाएं या फिर अब जनरल बिपिन रावत को हम इस तरीके से देख रहे हैं। एयर मार्शल अनिल चोपड़ा, इतना दुखद है कि ये तस्वीरें देखकर अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा कोई हादसा हो सकता है जिसमें हमारे सर्वश्रेष्ठ सैनिक चले जाएं। लेकिन अब एक दूसरा पहलू इसका हो जाता है कि लोगों की इच्छा है ये भी जाने कि क्या हो गया। कई तस्वीरें सामने आ रही हैं, कई वीडियोस आ रहे हैं, वो वीडियो खासकर जो हम देख रहे हैं जहां पर बादलों के अंदर घुसता हुआ B-17 V-5 नजर आ रहा है। किन किन पहलुओं पे सर, क्योंकि एक बहुत सीनियर अधिकारी को इसकी जांच का जिम्मा दिया गया है कि इंटीग्रेटेड टीम है जो कि इसकी जांच करेगी, ये सारी चीजें पहली बार हो रही हैं क्योंकि ये हादसा भी इस पैमाने का पहली बार हुआ है। किन चीजों पर ध्यान होगा? अब इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है, हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं। इंडिया के जो हेड हैं आर्म फोर्सेस के, द सीनियर मोस्ट मिलिट्री ऑफिसर, वो गुजर गए, उनके साथ 12 और लोग चले गए। बहुत बड़ी दुर्घटना है इस देश के लिए। और आपने जैसे अपनी टीवी चैनल पे पहले बताया कि ये जहाज जो हेलीकॉप्टर है बहुत सेफ है, बहुत स्टडी है, VVIPs उड़ते हैं, 60 देशों में चलाया जा रहा है। इसमें तकरीबन 18,000 हेलीकॉप्टर दुनिया में इसी मार्ग के चल रहे हैं। इंडिया में भी 240 हेलीकॉप्टर्स हैं, तो उसमें कोई शक नहीं है कि जहाज बहुत सेफ है। द पायलट्स, जो बेस्ट पायलट्स हैं, वो VVIP स्क्वाड्रन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और जैसे आपने बताया अभी कि उसके पहले 2 और हेलीकॉप्टर ऊपर से गुजर के गए, उन्होंने देखा कि सब वेदर, रास्ता सब क्लियर है, उन्होंने क्लियरेंस दी, तभी ये जहाज सुलूर से उड़ा। अब आपने विजुअल्स दिखाए हैं, थोड़ी मिस्ट है, क्लाउडिंग है, माउंटेनस एरिया है, क्या हो सकता है तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बताएगी। एयरफोर्स के इनिशियल अधिकारी पहुंच गए थे इमीडिएटली आफ्टर द क्रैश, उन्होंने FAR वगैरह सब कब्जे में कर लिया है। और ये एयर मार्शल मार्गविंटर जो जिनको बनाया गया हेड, वो डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी के हेड थे इंडियन एयरफोर्स के लिए। एक हेलीकॉप्टर पायलट हैं, गैलेंट्री अवार्ड विनर्स हैं वार्ड के अंदर। सो एक इससे बेटर एयर मार्शल नहीं चुन सकते थे इस इंक्वायरी के लिए। ये ट्राई सर्विसेज इंक्वायरी वो हो रही है ताकि और तरह की भी कोई इनपुट चाहिए होंगी वो ली जाएंगी। देखिए, जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, मैंने खुद कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सर्विस के अंदर बहुत की हैं और मैं बता रहा हूं कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हर पहलू को देखेगी। तो पहलू क्या हो सकते हैं? क्या टेक्निकल डिफेक्ट हो गया? क्या वेदर ने कुछ कर दिया? क्या कोई चीज अंदर कोई फट गई? क्या कोई फ्यूल में कमी थी? क्या ग्राउंड से किसी ने कुछ कर दिया? तरह तरह के पहलू हैं जिनको देखा जाता है इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के लिए। और इतने बड़े सीनियर ऑफिसर को नॉर्मली नॉमिनेट नहीं किया जाता। इनफैक्ट इतने बड़े ऑफिसर को लगाया गया है, सर्विंग एयर मार्शल हैं। इसका मतलब है द काइंड ऑफ इंपॉर्टेंस जो देश इस इंक्वायरी के लिए दे रहा है। ये जो आप क्लाउड का पहलू दिखा रहे हैं, एक वीडियो चल रहा है, किसी ने वीडियो लिया है। हाँ, ये वीडियो भी देखा जाएगा, हर तरह के वीडियो देखे जाएंगे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के, मगर अभी कुछ कंजेक्टर करना मुश्किल है क्योंकि आम आदमी जब देखता है एक हेलीकॉप्टर वैली के अंदर से नजदीक से गुजर रहा है, उसको लगता है हेलीकॉप्टर बहुत नजदीक है, मगर वही उसका फ्लाइट पाथ है। उसी पाथ से ही उसने जाके लैंड करना था वो हेलीपैड पे वेलिंगटन जिमखाना में। इसलिए फाइनली क्या होगा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बताएगी। मगर बहुत दुख है कि एक इतना अच्छा हेलीकॉप्टर, इतने अच्छे पायलट, CO उड़ा रहे थे जहाज को, कमांडिंग ऑफिसर, और कमांडिंग ऑफिसर आप जानते हैं बिल्कुल सिलेक्ट किए जाते हैं।
तो ये फिर भी वो एक्सीडेंट हुआ, ये बहुत दुख की बात है। यस एयर मार्शल चोपड़ा, आप खुद कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कंडक्ट कर चुके हैं, आप खुद इतने घंटों लड़ाकू विमान उड़ा चुके हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि ये क्या देश में पहली बार इस तरह की ट्राई सर्विसेज कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो रही है? क्योंकि मी-17 V5 हेलीकॉप्टर केवल भारतीय वायुसेना उड़ाती है, सेना के हेलीकॉप्टर अलग, नौसेना के हेलीकॉप्टर अलग। ट्राई सर्विसेज कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का महत्व और क्यों? या देखिए, हमने बहुत वीवीआईपीज के एक्सीडेंट पास्ट में भी देखे हैं, सिविल में भी चीफ मिनिस्टर्स के एक्सीडेंट्स हुए हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर। जब भी ऐसा एक्सीडेंट हुआ है तो एयर मार्शल लेवल के, चाहे वो सिविल में तो होते थे तो रिटायर्ड एयर मार्शल को हेड बनाया जाता था, प्रेसिडेंट ऑफ द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनाया जाता था। मगर मैंने अपनी सर्विस के अंदर ट्राई सर्विसेज इस तरह के एक्सीडेंट के बाद की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अभी तक नहीं देखी है। क्यों ये ट्राई सर्विसेज इंक्वायरी बनाई गई है? क्या बिकॉज ही वॉज द हेड ऑफ द 3 सर्विसेज, वो सीडीएस थे? क्या हमको कोई और मिलिट्री इनपुट्स की जरूरत है जो दूसरी सर्विसेज को हमको लेनी है? माइंड यू, अगर वो सिंगल सर्विस भी इंक्वायरी रहती तो फिर भी जो भी इनपुट्स लेनी है, चाहे वो सिविल से लेनी है, फोरेंसिक डिपार्टमेंट से लेनी है, या ऑब्जर्वर से लेनी है, आईबी से लेनी है, हर तरह की इनपुट्स वो अगर सिंगल सर्विस इंक्वायरी भी होती, मगर जरूर होती, तब भी वो ली जाती। मगर क्यों ये ट्राई सर्विस इंक्वायरी की गई है, मैं उसके बारे में जानता नहीं हूं, मगर हो सकता है बिकॉज वो सीडीएस थे, हेड ऑफ द 3 सर्विसेज थे, शायद उस कारण ये ट्राई सर्विसेज इंक्वायरी की हो। जनरल प्रसाद, हर एक सैनिक जो हमने गंवाया है वो सर्वश्रेष्ठ थे। आज पूरा देश इस गम में डूबा हुआ है। जनरल रावत की बात बार बार इसीलिए आ जाती है क्योंकि एक ऐसे ऑफिसर रहे, एक ऐसे लीडर रहे, और जिन्हें हम जनता का जनरल भी कह रहे हैं, पब्लिक जनरल, क्योंकि वो सबसे घुलते मिलते थे, चाहे वो कश्मीर जा रहे हों, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में हों, चाहे वो अपने काम से कहीं जा रहे हों, या फिर जो हमेशा वो कोई ना कोई देश की सेवा के काम में ही लगे हुए नजर आते थे सबको। मुझे वो दौर भी याद आता है जब जनरल रावत ने भारतीय सेना की कमान संभाली। कश्मीर में जितने भी आतंकी घटनाओं के बाद जब आतंकियों को घेर कर मारने की बारी आती थी, एनकाउंटर्स आते थे, उसमें हाउस इंटरवेंशन की बड़ी प्रक्रिया होती थी। लेकिन हम अपने जवानों को भी, अपने सैनिकों को भी गंवा रहे थे। ये एक पॉपुलर मूव तो नहीं था, लेकिन जनरल रावत ने कहा कि हाउस इंटरवेंशन नहीं, अगर बहुत कंजेस्टेड इलाका है तो सिविलियंस को वहां से बाहर निकालिए और आतंकियों को उड़ा दीजिए। जनरल रावत की इन चीजों में बहुत जगह, चाहे मेजर गोगोई का मामला रहा हो या फिर इस तरह के ये मामले रहे हो, डरते नहीं थे कि उन्हें जज किया जाएगा। अपना देश, अपने सैनिक सबसे पहले आते थे उनके लिए। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। उनके लिए कंट्री फर्स्ट था, बाकी चीज़ें बाद में थी। मैं तो उन्हें बहुत पर्सनली जानता हूं, शायद गौरव को मालूम भी होगा कि मैं जब मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टर में ब्रिगेडियर था तो रावत साहब मेरे नीचे डायरेक्टली मेरे साथ काम करते थे एज ए मेजर इन द मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टर। तो मेरी उनकी जान पहचान तो 1991-90 से है। जी देखिए, उनके साथ सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो सबकी बात सुनने को तैयार थे, चाहे रिटायर्ड हो, चाहे सर्विंग हो, चाहे सीनियर हो, चाहे जूनियर हो। और उसके बाद अगर वो जो व्यक्ति उनको कोई सजेशन दे रहा है तो उसको वो कहते थे, जी आपका सजेशन बड़ा अच्छा है, हम इसको मुकम्मल करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे। और अगर उनको बात सही नहीं लगती थी तो वो सफ़ा कह देते थे कि भाई ये बात ठीक नहीं है, मेरे इसके ये रीज़न्स हैं। और रीज़न करके उनकी रीजनिंग पावर इतनी अच्छी थी कि वो इतनी तसल्ली से, इतने अच्छे तरीके से समझा देते थे कि देखिए जो आप कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, और मैं इस मारे ये कर रहा हूँ। और उसको जब समझा देते थे तो जो सुझाव देता था वो मान जाता था कि हाँ ये ठीक कह रहे हैं, हमारा कहना गलत था, हम इसको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, या हमारा इसका नज़रिया गलत था। और दूसरी बात उनकी बड़ी भारी ये थी कि हर दफ़ा जब बात करते थे किसी से तो एक किस्म से मुस्कुरा कर बात करते थे, ऑलवेज स्माइल ऑन हिज फेस। वो दूसरी बात थी। तीसरी बात, आपने गोगोई की बात की। आपको मेजर गोगोई का इंसिडेंट बड़ा अच्छा से याद है, मुझे भी याद है। उस समय जब जस्ट ये डिस्कशन हुआ, जब ये हादसा हुआ, तो तुरंत उसके बाद उसको छोटा मोटा रिकग्निशन आर्मी चीफ ने दिया। उसके बाद कितनी उसकी किस्म किस्म की बातें हुई, उसका उन्होंने कोई, ही डिड नॉट केयर वन बिट अबाउट इट। सो
he was a man who believed what he said. वो कह देते थे सीधी बात, अगर आपको पसंद आए तो ठीक है, आपको पसंद ना आए तो ठीक है। वो उसका रीज़न देंगे कि वो जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। कई लोग उनसे नाराज़ हो चुके थे, लेकिन जो वो कर रहे थे सही था। अब जिस तरह उनका टेन्योर शुरू हुआ वो भी बड़े इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपको मालूम ही है कि जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने तो उन्होंने 2 वेरी सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स को सुपरसीड किया, जो कि बहुत काबिल अफसर थे। दोनों बड़े, दे वर क्वाइट कॉम्पिटेंट टू बी द चीफ्स ऑफ आर्मी स्टाफ। लेकिन इनको सरकार ने क्यों चुना, इस पर बहुत डिबेट हुई। इसकी शायद आपकी चैनल पे भी डिबेट हुई होगी, मुझे याद नहीं, शायद आपकी चैनल पे मैं भी इसमें कुछ बोला हूँगा। लेकिन उस समय की बात यह है कि एक सोल्जर वो रहता है असलियत में जिसका फील्ड में कॉम्बैट एक्सपीरियंस रहा हो। अगर आप रावत साहब का करियर देखें शुरू से, तो इन्होंने बटालियन करी लाइन ऑफ कंट्रोल में, इन्होंने ब्रिगेड कमांड की इंसर्जेंसी में, इन्होंने डिवीजन कमांड की इंसर्जेंसी में, इन्होंने कोर कमांड की ईस्टर्न सेक्टर में 3rd कोर की जब ये थे GOC 3 कोर, वहाँ इंसर्जेंसी की। तो इनको एक बड़ा अच्छा हर एक कमांड अपॉइंटमेंट में इनको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिला फील्ड सर्विस करने का। उसके अलावा यही नहीं, ये म्यांमार में जो हमने एक रेड किया था उसके भी ये ही वॉज द ऑथर ऑफ दैट रेड एज वेल। बालाकोट उरी के टाइम में भी इनकी बहुत बड़ी योगदान थी। और इनकी इंटरनेशनल जो नॉलेज बढ़ गई थी उसके 2 कारण थे। एक तो इन्होंने यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स में एक ब्रिगेड साइज फोर्स को कमांड किया, इन्होंने अमेरिका में कमांड एंड जनरल स्टाफ कॉलेज कोर्स किया, वहाँ ये अव्वल नंबर दर्जे पे आए थे। और आपको शायद मालूम होगा 1-2 साल पहले इनको इनवाइट किया गया था वहाँ पे, और इनकी फ़ोटो लगी है, इनकी साइटेशन लगी है हॉल ऑफ फेम में। तो ये बहुत कम होता है ऐसा। तो अगर इस सब चीज़ को देखें तो ही वॉज ए पर्सनैलिटी विच इज़ ऑल राउंडेड। अगर आप इनकी स्टाफ अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो ये मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में रह चुके हैं, ये मिलिट्री सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में रह चुके हैं, ये चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ कमांड रह चुके हैं, ये ईस्ट में सर्व कर चुके हैं, ये वेस्ट में सर्व कर चुके हैं। तो मेरा मानना ये है कि his overall development has been so perfect right from the time he got a sword of honor in the IMA as a gentleman cadet। वहीं से इनका ग्राफ शुरू हुआ और इनका ग्राफ उसके बाद ऊंचा ही होता चला गया। और इन्होंने किसी जगह पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, चाहे बात सही हो, किसी को अच्छी लगे न लगे, इन्होंने मुंह फट जवाब दे दिया। कई दफा अखबारों में भी इनके बारे में निकाल दिया था लोगों ने कि इन्होंने ऐसे बयान दे दिया। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, आपने बिल्कुल सही कहा। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से लेकर जिस तरह से वो सेना अध्यक्ष बने और फिर पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने, इनका पूरा करियर ऑपरेशंस में, मिलिट्री ऑपरेशंस में ही बीता है और कठिन निर्णय लेने में बिल्कुल कतराते नहीं थे, घबराते नहीं थे। एयर मार्शल चोपड़ा, अगर इंटीग्रेशन की भी बात की जाए, थिएटराइजेशन की भी बात की जाए, तो बहुत विरोध हुआ इनके थिएटराइजेशन प्लान का, लेकिन ये वायुसेना को साथ लेकर, सभी सेनाओं को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते थे। अब कितना कठिन होगा या कितना चुनौतीपूर्ण होगा उस मिशन को अंजाम तक ले जाना। गौरव, इसमें कोई शक नहीं है कि वो बिल्कुल फ्रंट से लीड कर रहे थे दोनों चीजों में, चाहे वो इंटीग्रेशन है सर्विसेज की और इंडिजनाइजेशन, आत्मनिर्भरता के लिए, दोनों के लिए वो बिल्कुल फ्रंट से लीड कर रहे थे। मैं डायरेक्टर जनरल हूँ एक थिंक टैंक का, एयरफोर्स थिंक टैंक का, इसलिए मुझे वो बुलाते थे। मैं उनके साथ बहुत इंटरेक्शन किया है, क्योंकि छोटी छोटी जो इश्यूज थी आपस में, उनको रिजॉल्व करने के लिए हम सब जुटे हुए थे, उनके साथ लगे हुए थे। और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इंटीग्रेशन के अंदर बहुत ही काम करना है। एक थिएटर बनाने तो एक बात है, उसके नीचे की कितनी इंटीग्रेशन है, HR पॉलिसीज, कैसे ईच सर्विस उसके अंदर आएगी, कैसे हम डिवाइड करेंगे कंट्री को, बहुत ही इंटीग्रेशन की चीजें हैं। मगर इन स्पाइट ऑफ जगह जगह से रेजिस्टेंस थी, फिर भी उन्होंने सबको इकट्ठा किया। उन्होंने एक स्पेशल कैप्सूल कराया था USI के अंदर, जो ब्रिगेडियर लेवल ऑफिसर सर्विंग तीनों सर्विसेज के थे, और हम कुछ रिटायर्ड लोगों को उनके साथ मेंटर बना के उन्होंने एक स्पेशल सेमिनार और इवेंट कराया था। नियरली फॉर 2 वीक्स हम सब मिलके बैठे थे ताकि हर चीज का हल निकाल सके। और जैसे आपने बताया, वो गुजर गए, गवर्नमेंट एक फिर नया CDS सिलेक्ट करेंगी, 1-2-4 दिन के अंदर अनाउंस कर देंगी शायद गवर्नमेंट, जो जल्दी से जल्दी। और वो जो काम उन्होंने कर लिया है, जो कुछ चीजें मोबिलाइज कर दी गई हैं, जो IDS काम उनके साथ मिलकर कर रहा था, उसको फॉरवर्ड कैरी किया जाएगा।
उसमें कोई शक नहीं है। और वो क्योंकि रास्ता बना दिया गया है, उन्होंने एक अच्छा रास्ता दिखा दिया है सबको, और ये इंटीग्रेशन का प्रोसेस अब ये रुकने वाला नहीं है, और ये इंटीग्रेशन सबके इंटरेस्ट में है। हम तीनों सर्विसेज एज फार एज इंटीग्रेशन इज कंसर्न एकजुट हैं। थोड़े थोड़े व्यूज डिफरेंट हो सकते हैं, मगर दैट प्रोसेस विल कैरी ऑन। यस मार्शल चोपड़ा, कुछ देर के लिए वापस मैं उस जांच की तरफ इस चर्चा का रुख मोड़ना चाहूंगी, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर लोग चर्चा भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया भी आप देख रहे होंगे, वहाँ भी बहुत सवाल पूछ रहे हैं, हमें भी बहुत सारे सवाल आते हैं। अभी हम चर्चा कर रहे थे मार्शल चोपड़ा, तो उसमें ये बात आ रही थी कि जो ऑल्टीट्यूड है, जिस हाइट पर उड़ान भर रहा था मी-17 उस समय, वो देखकर बहुत सारे सवाल उठते हैं। क्या आपके मन में भी इस चीज़ को लेकर ऐसा लग रहा है? जबकि हम ये भी देखें कि उस समय फासला भी कम रहा था जहां पर पहुंचना था, जो आखिरी गंतव्य था। देखिए, मैं खुद 2 बार लेक्चर देने गया हूं स्टाफ कॉलेज में, और सेम टाइप ऑफ हेलीकॉप्टर के अंदर मैं सेम लैंडिंग ग्राउंड पे सेम रूट के साथ लैंड कर चुका हूं। मैं एक टेस्ट पायलट हूं, मैंने हेलीकॉप्टर्स बहुत उड़ाए हैं, मैंने माउंटेन्स में भी हेलीकॉप्टर उड़ाए हैं, सिक्किम से लेके सियाचिन तक मैं उड़ा चुका हूं हेलीकॉप्टर खुद। तो ये मैं समझाना चाहता हूं कि हेलीकॉप्टर जब आता है, वो सबसे पहले वेलिंगटन की पहाड़ियों के ऊपर आके अपने लैंडिंग ग्राउंड को देखता है, रेडियो कांटेक्ट बनाता है। जो नीचे ग्राउंड पार्टी है, वो ग्राउंड पार्टी एक स्मोक कैंडल जलाती है, उस स्मोक कैंडल से वो पायलट को पता लगता है कि मेरा डायरेक्शन के जब मैं लैंड करने आऊंगा मेरी विंड्स कैसी होंगी। उसके बाद वो पहाड़ी का एक पूरा राउंड लगाता है। देखिए, जब वैली के अंदर आप में से कुछ लोग भूटान गए होंगे, पारो जाके लैंड किया होगा और देखा होगा कैसे एयरक्राफ्ट जहाज वैलीज के अंदर से होके जाता है। एक आम आदमी जब जमीन पे खड़ा होता है उसको लगता है ये जहाज बहुत नजदीक है, मगर वो जो पायलट है वो पूरी वैली के फ्लोर से थोड़ा ऊंचा रह के ही नीचे जाके लैंड करता है, क्योंकि कंटिन्यूसली उसको डिसेंड करना है, फाइनली उसको जहां लैंड करना है। हम सब एयरलाइनर्स में आते हैं, देखिए जहाज जब हाईवे के पास से, गुड़गांव के पास में से निकलता है, कितना लो होता है। तो वैसे ही ये हेलीकॉप्टर उसको लो होना था। वो दूसरी बात है कि वो लो होते हुए वो किसी चीज से क्यों टकरा गया, क्या हुआ, ये सब चीजें सेपरेट बात है। मगर उस स्टेज पे उस हेलीकॉप्टर का लो होना एक नॉर्मल प्रोसीजर है अप्रोच का उस हेलीपैड के लिए। वो क्लाउड्स ने उसको डिस्ट्रैक्ट किया, क्या हुआ, ये सब टाइम बताएगा, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बताएगी। मगर ये लो होना एक नॉर्मल प्रोसेस ऑफ अप्रोच है उस हेलीपैड के लिए। नॉर्मल प्रोसेस ऑफ अप्रोच है इतना लो आना। जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है, जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है, और जो एटीसी से या ग्राउंड कंट्रोल से जो बातचीत है, उससे कितनी मदद मिलेगी इस जांच को आगे बढ़ाने में? और आपकी दृष्टि में मार्शल चोपड़ा कितना समय लगेगा प्रिलिमिनरी जानकारी आने में और एक विस्तृत रूप से क्या हुआ इसके आकलन? और गौरव, एक और चीज मार्शल चोपड़ा मैं इसी सवाल में एक जोड़ देना चाहती हूँ, वो ये आपसे ये समझना चाहती हूँ कि जब हम एक सिविल इस तरह के एक्सीडेंट की बात करते हैं और एक एयरक्राफ्ट की बात करते हैं, तो एक ब्लैक बॉक्स का जिक्र आता है, पर एक मी-17 V5 में उपकरण अलग होते हैं। तो उसमें जो रिकॉर्डिंग है वो क्या रिकॉर्डिंग होगी, किस तरह की चीजें हैं जो उपलब्ध होंगी? अब देखिए, सबसे पहले जैसे गौरव ने पूछा, मैं बताऊं कि इमीडिएटली जब एक्सीडेंट होता है एक एडवांस टीम जाती है जो फ्लाइट सेफ्टी डायरेक्टरेट की तरफ से जाती है, जो इमीडिएट इनिशियल मुआयना ले लेती है, सारी इंफॉर्मेशन को सिक्योर कर देती है, सारी आइटम्स को सिक्योर करती है, उनकी फोटोज खींच लेती है ताकि बाद में कोई उसको डिस्टर्ब ना करे। जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है वो एक लीगल एंड फॉर्मलाइज्ड प्रोसीजर होता है। जो एडिशनल इनिशियल एडवांस टीम जाती है वो 2 दिन के अंदर वापस आके जाके उनको कुछ मोटा मोटा आइडिया हो गया होता है, मगर वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को इन्फ्लुएंस नहीं करती, क्योंकि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के पास टाइम होता है, उनके पास ज्यादा एविडेंस होती है। वो सारी एविडेंस को लेके देखिए, आपने अभी एफडीआर का बोला, देखिए एफडीआर हर जहाज के अंदर एफडीआर होता है, और जो लेटेस्ट मॉडर्न जहाज है उनमें एफडीआर रिकॉर्डिंग्स बहुत ज्यादा होती हैं और डाटा प्रोसेसिंग रेट बहुत ज्यादा होता है। मगर ये हेलीकॉप्टर के अंदर भी एफडीआर है, एफडीआर को रिसीव कर लिया गया है। एफडीआर और ब्लैक बॉक्स सेम चीज है।
एक उसको ब्लैक बॉक्स भी बोलते हैं, एफडीआर बोलते हैं, क्योंकि पुराने जमाने में वो ब्लैक कलर का होता था, आजकल वो ब्लैक नहीं रहा है, आजकल वो ऑरेंज कलर का होता है। क्यों ऑरेंज कलर का होता है? बिकॉज वो दूर से नजर आना चाहिए, इसलिए उसको ऑरेंज कलर का। बहुत सॉलिड होता है, उसमें फायर रेजिस्टेंस होती है, वो क्रैश के अंदर बहुत ज्यादा धमाका ले लेता है, और ताकि वो जो इंफॉर्मेशन एफडीआर के अंदर है वो सिक्योर रहेगी। तो इसलिए जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है कई बार टाइम लेती है, वो इंजन का मामला, एक एक इंजन का ब्लेड चेक करेंगे, बहुत ही ज्यादा डिटेल्स के अंदर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जाती है। कभी कभी कोर्ट इंक्वायरी जो क्लियर कट एक्सीडेंट होते हैं कुछ हफ्तों में खत्म हो जाती है। हमने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी देखी हैं जो कई महीने तक चली हैं, मगर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को कहा जाएगा बिकॉज इतने बड़े अफसर की डेथ हो गई है इस एक्सीडेंट के अंदर कि जल्दी से जल्दी फाइनलिटी लाया जाए। और ये फाइनलिटी इसलिए भी चाहिए कि अगर जहाज में वाकई कुछ कमी थी या प्रॉब्लम थी तो बाकी सारे जहाज भी उड़ रहे हैं, 240 जहाज हैं इस तरह के हमारे देश के अंदर, तो इसलिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की फाइनलिटी जल्दी से जल्दी जरूर होगी। जनरल प्रसाद, सीडीएस पहली बार एक पद क्रिएट किया गया, पहली बार जनरल रावत उस पद पर थे, और कोई प्रेसिडेंट नहीं है कि अगर वो न हो तो क्या किया जाए। सीनियर मोस्ट अफसर का जो एक क्रम होता है जो अलग अलग सेनाओं में फॉलो होता है, उस हिसाब से जो जानकारियां हमें मिली उसके अनुसार जो डिप्यूटी चीफ हैं भारतीय सेना के, उन्हें भी, वो विदेश दौरे पर थे लेकिन उन्हें भारत आने के लिए कहा गया, वो भारत के रास्ते में। अब हम ऐसे में क्या समझें कि सीनियर मोस्ट ऑफिसर होने के नाते हम जनरल नरवणे को ही उस पद पर देख सकते हैं? इस समय क्या चल रहा होगा जो निर्धारित करेंगे जो लोग कि कौन अगला सीडीएस और किस तरीके से वो कंटिन्यूटी बनाई रखी जा सके? देखिए, इसमें ऐसा है कि जब सीडीएस बनने से पहले एक भारत में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है, उसमें चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी वो सर्विस चीफ होते हैं जो सर्विस चीफ के ओहदे पर लॉन्गेस्ट रहे हों। आज की तारीख में लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ आर्मी चीफ हैं, इसलिए वो आज की तारीख में ऑटोमेटिकली चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बन जाएंगे। सीडीएस बनने से पहले चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी वॉज द पॉइंट ऑफ एक्शन इंटरैक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द मिलिट्री। तो वो पद तो एक तरीके से खाली नहीं हुआ है। The organization still exists of a chairman chief of staff committee जिसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर रावत साहब भी रहे द सीडीएस। अब बात ये होती है कि बाकी सीडीएस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, जो मैंने शुरू में बताया, एज अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, as a head of a department in the Ministry of Defense, as a person who is going to orchestrate the thinking, the acceptance of the military propositions, the military problems across the CCS, वो उनका मेन चार्टर था। उस चार्टर को पूरा करने में अभी एक थोड़ी सी वैक्यूम आ गई है। चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तो है, तो कोई अगर कल हादसा हो जाता है, कोई लड़ाई हो जाती है, तो देयर इज नो डिफिकल्टी, द चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी विल टेक ओवर। बांग्लादेश की लड़ाई हमने लड़ी है ना, तीनों सर्विस चीफ साथ होकर चले थे और कार्यक्रम बड़ा अच्छा हुआ था। उसी तरीके से इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन टू टेक द नेशन अप in the scale of military preparedness as a national preparedness, we need a chairman chief of staff, we need a CDS। जो मैंने सुबह अखबारों में पढ़ा उसमें बातचीत हो रही है, सरकार का शायद इस तरह से बयान निकला है कि अगले 10 दिन में हम देखेंगे कि कौन चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ रादर CDS बनता है। तो उसके लिए हम थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, वो सरकार देख। अब वो सीनियरिटी पे जाते हैं तो सरकार की मर्जी है, वो और कुछ तरीके से सोचना चाहते हैं तो सरकार की मर्जी है, लेकिन ये तो हम सबको मालूम है कि इट्स ओनली अ 4-star पोस्ट, इट इज़ नॉट अ 5-star पोस्ट, देयरफॉर इट इज़ अ प्रमोशन ओनली फॉर अ 3-star पर्सन अगर उसको प्रमोट करती है सरकार तो। लेकिन मुझे लगता है जहां तक कि मेरा पर्सनल, अगर मान लीजिए जनरल नरवणे जी नहीं, आप अपनी बात खत्म कीजिए जनरल साहब। जी मैं यही कह रहा था कि आपने वही कह दिया जो मैं कहना चाह रहा था कि इस समय ऐसा लगता है कि चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो नरवणे साहब हैं उन्हीं को इस पद पर शायद अपग्रेड कर देंगे। लेकिन इसमें और कई एक बातें आती हैं। मैं आपको छोटा सा, इफ़ यू परमिट मी गौरव, आई वांट टू टेक यू बैक अ लॉन्ग टाइम अगो। जी देखिए, आपको याद होगा जब नेशनल डिफेंस अकेडमी बनी थी उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? नेशनल डिफेंस अकेडमी बनी थी, उसका ऑब्जेक्टिव ये था टू क्रिएट ए जॉइंटनेस इन दी सर्विसेज। वहाँ आर्मी नेवी के कैडेट्स एक साथ बैठ के ट्रेनिंग लेते थे। उसका नतीजा आपने भी देख लिया ना।
Army chief, Navy chief and air chief were, all three of them were from the same NDA course. जी. All of them, in fact, two of them were from the same squadron in NDA. तो एक तो वो जॉइंट मेंशिप वहाँ से शुरू हुई, लेकिन जब सर्विस के चीफ बनते हैं तो हर एक सर्विस की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अपनी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अपनी एम्बिशन होती है, अपनी योगदान होती है. तो देयर इट इज अ प्रॉब्लम, देयर नॉट अ प्रॉब्लम बट देयर इट क्रिएट्स फ्रिक्शन, इट क्रिएट्स सम काइंड ऑफ डिफिकल्टीज व्हिच वर विजिबल इन सम ऑफ द प्रीवियस ऑपरेशन लाइक कारगिल वाज वन फॉर एग्जांपल. सो अब किसको ऐसी, देखिए इसमें सीनियरिटी का भी सवाल है, इसमें एक पर्सनैलिटी का भी सवाल है. अब सरकार को ये देखना है कि कौन सा व्यक्ति है जो सबके साथ मिलके, सबको साथ लेके करेक्ट दिशा की तरफ ले जा सकता है. और इससे अब एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा, ब्यूरोक्रेसी को भी हैंडल कर सके, पॉलिटिकल पार्टी को भी हैंडल कर सके. जी, एक चेन रिएक्शन शुरू होगा, क्योंकि एक सीडीएस बनेंगे तो एक सेना अध्यक्ष भी बनेंगे, एक सेना अध्यक्ष बनेंगे तो किसी को आर्मी कमांडर भी बनाना होगा. तो एक पूरा चेन रिएक्शन सरकार को इस समय नजर में रखना होगा, जो बहुत तेजी से चलेगा. इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार अगर हम जांच के मुद्दे पर फिर वापस आए तो एयर मार्शल चोपड़ा, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कजान, क्या OEM को भी बुलाना होगा इस जांच में हिस्सा लेने के लिए, ताकि पता चल सके क्या ये मैंडेटरी या आवश्यक हो जाएगा इस केस में? देखो गौरव, आपको याद होगा कि 2012 में मैं मिराज 2000 जहाज मेरा क्या इंजन फट गया था उड़ते उड़ते, और मुझको इजेक्ट करना पड़ा था. बेल आउट किया था जी. जब वो हमने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी उसके बाद जब हुई तो उन्होंने रियलाइज किया कि जो इंजन है उसकी रिसेंटली इंडिया में ओवरऑल हुई थी, मगर जो ब्लेड्स इंजन के टरबाइन में लगे थे वो विदेश से आए थे, वो OEM से आए थे. तो OEM को इमीडिएटली इन्वॉल्व करना पड़ा, क्योंकि ये पता करना था कि इंजन कैसे फटा. तो इस तरह जरूर अक्सर कई एक्सीडेंट्स के अंदर OEMs को इन्वॉल्व किया जाता है. ये जहाज हम बहुत साल से उड़ा रहे हैं, इंडिया में इसकी फैसिलिटीज हैं, ओवरऑल की फैसिलिटी है, मगर फिर भी अगर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को किसी स्टेज पे भी ऐसा लगेगा कि कुछ सवाल हमको OEM से चेक करने हैं. एक और एग्जांपल देता हूं. एक मिराज एक्सीडेंट हुआ था अपने एयरफोर्स डे में विंग कमांडर जो बख्शी का. उसके अंदर जो FDR था वो एक फ्यूल टैंक के अंदर जाके फट गया था, जो FDR फट गया था. उस FDR को मिल्किंग के लिए इंडिया में तब ऐसी फैसिलिटी नहीं थी, तो फिर हमको OEM के पास जाना पड़ा. तो इस तरह जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू होगी, वो जब उनको लगेगा कि कोई टेक्निकल इश्यूज हैं, OEM को लाने की जरूरत है, तो OEM को बिल्कुल इन्वॉल्व किया जाएगा. देखिए, जब ऐसा एक्सीडेंट होता है OEM को भी फिक्र है, 60 कंट्रीज के अंदर ये जहाज उड़ रहा है, और अगर कोई लेसन, हम टेक्निकल लेसन निकलता है इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के अंदर इंडिया में, वो टेक्निकल लेसन बाकी सब कंट्रीज को हम सब शेयर करते हैं, OEM शेयर करेगा. हमारी बहुत कंट्रियों के साथ फ्लाइट सेफ्टी की अंडरस्टैंडिंग है, MOU साइन किए हुए हैं. तो ये जो सारी एक्सरसाइज है इंक्वायरी की, इसमें कोई हिडन नहीं होता, ये सबके भले के लिए. एक बोइंग का एक्सीडेंट हुआ 737 मैक्स का, सारे वर्ल्ड के बोइंग्स को उसने इफेक्ट किया. तो इस तरह OEMs को बिल्कुल इन्वॉल्व किया जाएगा अगर ऐसी जरूरत होगी. एयर मार्शल चोपड़ा, हम ये भी समझना चाहेंगे, चूंकि जो सबसे अनुभवी हाथों में वो विमान था उस समय, तो एक जो कमांडिंग ऑफिसर होता है हेलीकॉप्टर यूनिट का, उसकी एक्सपर्टीज कैसी होती है? देखिए, जो कमांडिंग ऑफिसर्स बनने से पहले आप फ्लाइट कमांडर रहे होते हो, सीनियर पायलट रहे होते हो, उसके पहले आप जूनियर पायलट. जो प्रोग्रेशन है एक पायलट की ट्रेनिंग की फ्रॉम यंग डेज, एक बहुत सिस्टमैटिक प्रोसीजर है वर्ल्ड ओवर कि हम उसको कैसे तैयार करते हैं. पहले उसको फिट बनाते हैं सोलो फ्लाइट के लिए, फिर हम उसको तैयार करते हैं टू बी एबल टू डू ऑपरेशनल फ्लाइट, फिर हम उसको तैयार करते हैं फायरिंग कर सके, फिर हम उसको तैयार करते हैं कि वो 2 हेलीकॉप्टर का लीडर बन सके. ऐसे करते करते वो ऊपर जाता है, और फिर जब खूब सारे उसके फ्लाइंग आवर्स हो जाते हैं, एक्सपीरियंस हो जाता है, सीनियरिटी हो जाती है, एक्सपीरियंस आता है, फिर वो जाके फ्लाइट कमांडर बनता है. और जब तक वो CO बनता है, देखिए रास्ते में उनकी जो
इंस्ट्रूमेंट रेटिंग है, कैपेबिलिटी टू फ्लाई इन वेदर, वो इंप्रूव होती जाती है। ये सारे कमांडिंग ऑफिसर्स मास्टर ग्रीन है, फ्लाइट कमांडर्स भी मास्टर ग्रीन हो चुके होते हैं। यानी कि इतना एक्सपीरियंस है वो सीओ बनने से पहले कि अनडाउटेडली, और सीओ भी बाय सिलेक्शन है, सभी सीओ नहीं बनते हैं। 3, 4, 5 अफसरों के बीच में से एक जाके सीओ बनता है। तो वो जो सीओ है वो एक ही इज अ रोल मॉडल, ही इज स्पेशली सिलेक्टेड, ही इज ऑपरेशनली कैपेबल, ही हैज कैपेबिलिटी टू लीड द स्क्वाड्रन। और जब ऐसे सीनियर ऑफिसर्स फ्लाई करते हैं जैसे सीडीएस फ्लाई कर रहे थे, तो ये सीओ के लिए गर्व होता है कि वो खुद इतने सीनियर ऑफिसर को खुद फ्लाई करे। ऐसे ही कम्युनिकेशन स्क्वाड्रन, वीवीआईपी स्क्वाड्रन, जहां प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट जाते हैं तो वो बहुत ही सीनियर लोग ही उनको फ्लाई करते हैं। इसलिए इसके बारे में किसी को शंका नहीं होनी चाहिए कि जो क्वालिफिकेशंस हैं उस पायलट की, और खास करके क्योंकि वो सीओ है, दे आर द बेस्ट। निश्चित तौर पर विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान ही उड़ा रहे थे उस विमान को, जो कि कमांडिंग ऑफिसर और उसके और एक से बढ़कर एक उनकी उपलब्धियों का बखान करते हैं उनके मित्र। और इस समय हमारे साथ मेजर जनरल दिलावर सिंह भी जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल दिलावर सिंह, आप जनरल बिपिन रावत के साथ रह चुके हैं, साथ आप लोग अलग अलग सेक्टर्स में भी रह चुके हैं ऑपरेशंस में। इस क्षति को आप किस तरह से देखते हैं, और सबसे ज्यादा नुकसान क्या थिएटराइजेशन की उस मुहिम को हुआ है, या इंडिजनाइजेशन, आत्मनिर्भर भारत रक्षा के क्षेत्र में, चाहे लद्दाख हो, अगर ड्रोन हमें चाहिए तो क्यों ना आईआईटी के लड़के वो ड्रोन बनाए, क्यों ना भारत में वो ड्रोन बने, इस सोच को एक नुकसान हुआ है? देखिए, आप लोग सब जानते हैं कि जनरल बिपिन रावत एक ऐसे लीडर थे, एक ऐसा इनिशिएटिव लेने वाले अधिकारी थे, एक ऐसे विजनरी थे, एक ऐसे स्ट्रेटेजिस्ट थे, जिन्होंने न सिर्फ आर्मी को बल्कि तीनों सेनाओं को और बाकी सिविलियन जितनी हमारी पॉपुलेशन है सबको एक साथ जोड़ करके सेनाओं को, देश को सशक्त करने की पूरी कोशिश की है। इसके अंदर थिएटर कमांड बनाने के लिए बिल्कुल प्लान तरीके से उन्होंने बहुत अच्छी प्लान बनाई हुई और उसको इम्प्लीमेंटेशन को स्टेप बाय स्टेप पूरा करने जा रहे थे। साथ ही आत्मनिर्भरता की जो बात है, जैसा कि आपने कहा, मेरे सामने की बात है, हमारे सामने चर्चा हुई थी कि आईआईटी के बच्चों को क्यों ना मौका दें, क्यों ना ड्रोन्स जो बच्चे आराम से बना के दिखाना चाहते हैं उनको मौका दिया जाए, क्यों ना बाकी टेक्नोलॉजीज के अंदर भी हमारे जो युवा हैं, देश के युवा हैं, आईआईटी के अंदर हैं, बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर हैं, उनको क्यों ना मौका दिया जाए। और बहुत से ऐसे बच्चों को मौका दिया भी गया है, और साथ में इसके साथ साथ डीआरडीओ के अंदर उनको मौका दिया गया है, और कुछ बच्चे डीआरडीओ के अंदर भी आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जनरल बिपिन रावत ने सब युवाओं के साथ बहुत अच्छे से अपना कम्युनिकेशन बना के रखा, लोगों की बात सुनी, सोल्जर्स की बात सुनी, युवाओं की बात सुनी, देशवासियों की बात सुनी, और हर एक की प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश की। और जो स्पेशलाइज्ड हमारी कमांड्स हैं वो तकरीबन उन्होंने काफी हद तक पूरा करने की कोशिश की, और काफी हद तक हो गई है। कुछ समय के अंदर वो जो है अपना काम पूरा अच्छी तरीके से ऐसे कमांड करना शुरू कर देंगे। तो मैं सोचता हूं कि उन्होंने काफी हद तक काफी अच्छे काम किए, लेकिन उनके काफी सपने अभी बचे हुए हैं, और मुझे लगता है कि ये सपनों को भी हमारी सेनाएं पूरा करेंगी, देश पूरा करेगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। इसीलिए एक अपूर्णीय क्षति हर एक व्यक्ति यही महसूस करता है, एक अपूर्णीय क्षति है एक ऐसे जनरल जो जनता के जनरल थे। कुछ ही देर में अब वो विमान पहुंचेगा दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर। 7:40 का निर्धारित समय बताया गया है। हम लगातार अपनी श्रद्धांजलि हर एक वीर सपूत को दे रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। आज तक